अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ सियासी इत्तेहाद की जरूरत तो महसूस हुई है, लेकिन सियासी जमातें इस अहम नुक्ते पर अभी एक पेज पर नजर आती नहीं दिखाई दे रही। इस हाने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने APC बुलाने का ऐलान तो कर दिया है, मगर हुकूमती वुज़रा मुसलसल एक जमात को निशाना बनाए हुए हैं। पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI के सोशल मीडिया पर तनकीद की, तो अब हनीफ अब्बासी ने भी PTI को भारत का साथी करार दिया है। वो कहते हैं कि ये लोग अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान पर बम गिराने की बात भी करते रहे हैं। हुकूमती वुज़रा इस हाने के बाद कैसे PTI को निशाना बना रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। खुल के बात करता हूँ, ये जो PTI का ब्रिगेड है, इनकी बात करने लगा हूँ। एक तरफ ये अंदोनाक वाकया होता है, पूरी कौम जो अफसुर्दा है, और दूसरी तरफ अपने सियासी मकासद हासिल करने वाले लोगों ने क्या किया, सेम वही बोली जो हिंदुस्तान का मीडिया बोल रहा था। IMF की बात हो, वर्ल्ड बैंक की बात हो, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, तो वहां जाके प्रोटेस्ट करते हैं कि जनाब पाकिस्तान को इमदाद न दी जाए, पाकिस्तान को मरने दिया जाए, खुदा ना खास्ता। इस इंतहाई अहम और हसास मामले पर हुकूमत की जानिब से मुसलसल तनकीद का निशाना बनने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब हुकूमत को जवाब दे रही है। शेख फकास अकरम कहते हैं कि हारे हुए वजीर दिफा मलबा PTI पर डालकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने में मसरूफ है। जब मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है तो इस वक्त हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी जमात और इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी हुकूमत को कह दिया है कि अगर आप 70% पाकिस्तानियों की जमात के बिना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत सकते हैं तो फिर आपको मुबारक हो। हुकूमती वुज़रा की तनकीद के जवाब में PTI के रहनुमा क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% पाकिस्तानी अवाम पे मुश्तमिल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये दुनिया जानती, सारी दुनिया कहती है। अगर आप इस पार्टी के इस सपोर्ट के बगैर जंग जीत सकते हैं तो आपको मुबारक हो। इन हुकूमत पे अगर थोड़ी भी बहुत जरूरत होती तो कम अज कम ये पब्लिकली जो है ना कौम से माफी मांगते और इस्तीफा देते। हमने हमारी बहुत ग्रीवियंसेस है, हमें हमारे लीडर इस वक्त जेल में हैं, हमारी लीडरशिप दीगर भी पर बहुत ज्यादा मुकदमात है, हमारे वर्कर जो है ना हजारों के हिसाब से जेलों में है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के खातिर अपना दिल बड़ा कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस वाकया पर तर्जमान दफ्तर खारजा भारत और अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं और आलमी बिरादरी की तवज्जो संगीन और तशवीशनाक मुदाखलत और सूरत हाल की तरफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैंडेट चोर जमात के हारे हुए बराए नाम वजीर दिफा मलबा तहरीक इंसाफ पर डालकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाने में मसरूफ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भी PTI और हुकूमत के दरमियान बर्फ नहीं पिघल सकी, बल्कि दुनिया मजीद बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी मिल बैठने की जरूरत पर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। महमूद खान अजकजई ने APC की अहमियत की बात की है तो साहिबजादा हामिद रजा ने ग्रैंड अलायंस की जानिब से ग्रैंड कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला सुनाया है। जहां तक APC का ताल्लुक है, तमाम मकातब फिक्र जो पाकिस्तान के हैं, तबकात फिक्र हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए, तो उसके लिए इंशाल्लाह चूंकि आज फैसला हुआ है और हम करीब कल से इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे और तमाम जमातों के साथ, लोगों के साथ फाइनलाइज करके फौरी कोशिश करेंगे कि अलायंस के तमाम सरबराहान की मीटिंग हो जाए ताकि उसके अंदर अगली डेट वगैरह तमाम चीजें अनाउंस कर दें। दहशतगर्दी के इतने बड़े साने के बाद भी सियासी जमातों में जारी खींचातानी कम नहीं हो पा रही। हुकूमत APC बुलाने जा रही है, लेकिन साथ ही PTI पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में क्या सियासी जमातें इस इंतहाई अहम मामले पर आपस में इत्तफाक कर पाएंगी या नहीं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो गया और हुकूमत जो है वो PTI पे ब्लेम कर रही है, PTI हुकूमत पे ब्लेम कर रही है। आपको लगता है कि क्या ये वक्त ऐसा है कि हमें एक दूसरे पे ब्लेम गेम करनी चाहिए या इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि APS के साधे के बाद जनरल राहील शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारी सियासी क़यादत को इकट्ठा कर लिया था और एक जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था तो सारी सियासी जमातें और उस वक्त भी बहुत तलखियाँ थी सियासी जमातों में, लेकिन वो इकट्ठी हो गई थी। अब तो मुझे समझ ही नहीं आई है कि जो अभी ऑपरेशन ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो आपने देखा होगा कि जो तमाम ही नून लीग के वुज़रा हैं उनके बयानात आने शुरू हो गए PTI के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और जिसने भी ये मशवरा दिया वो बहुत ही अहमकाना और सतही बात थी। क्योंकि देखिए जो इस वक्त बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं, लड़की पसंद हैं,
उनका तो क्लेम ये है इन दहशत गर्दों का कि जी हम पॉपुलर पार्टी हैं और पाकिस्तान के या बलूचिस्तान के अवाम की अक्सरियत हमारे साथ है। तो आप एक बड़ी पॉपुलर पार्टी को और बड़े पॉपुलर लीडर को ये जाहिर करके कि वो तो सेपरेटिस्ट के साथ है, तो बेसिकली तो आप उनका क्लेम मजबूत कर रहे हैं। सही। तो नून लीग के वुज़रा को जिसने भी ये मशवरा दिया या उन्होंने जो भी किया, मेरा ख्याल है कि वो बड़ा ज्यादती पे मबनी और अहमकाना बात। तो आप मतलब मानते हैं कि एक अहमकाना हरकत है, लेकिन सर फिर आपके लोग भी वहीं पे खड़े होकर कुछ सोल्यूशन निकालने के बजाय एक दूसरे को इस्तीफा लेने और देने की बात कर रहे हैं कि जी तुम इस्तीफा दे दो, तुम दे दो। ये हर जगह अपनी सियासत क्यों चमकाई जा रही है? कोई फ्रूटफुल डिस्कशन क्यों नहीं हो रही? फ्रूटफुल डिस्कशन का तो पाकिस्तान में माहौल ही नहीं है। अगर हर वक्त डंडे के ऊपर ही चीजें होनी है, बंदूक पे ही होनी है चीजें, तो फिर आप मुझे ना कि कैसे कोई डिस्कशन का माहौल होना होगा। आप कुछ टेम्परेचर नीचे लाएं, कोई बात करने का माहौल हो जहाँ पे कोई एक दूसरे की बात को कुछ समझने के लिए तैयार हो। इस वक्त तो पाकिस्तान को अगर आपका इंटरेस्ट हो हिस्ट्री में, तो आई विल रिकमेंड कि आप जो एरा है 1707 में औरंगजेब आलमगीर की डेथ हुई है, तो उसके बाद 1712 में जो लड़ाइयाँ हुई हैं और 1730 तक का जो एरा आप मुगल सल्तनत का देखेंगी, आपको पाकिस्तान में बिल्कुल उसकी झलक नजर आएगी। सर ये तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं और वो इसका एक जो है कंपैरिजन निकालते हैं, लेकिन जो इस वक्त ऐवानों में लोग बैठे हैं फिर शायद उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी या उनको कुछ पता ही नहीं। मैं ये नहीं कह सकता उन्हें पता नहीं है। ऐवानों में बैठे हुए लोग तो पावरलेस हैं। पाकिस्तान इज रूल्ड बाय पावरलेस पॉलिटिशियंस और यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है या फैसला करने वाले हैं, वो भी हमने कसम उठाई हुई है कि अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखना, और अनफॉर्चुनेटली वही रिपीट हो रहा है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का इस वक्त जो जनूबी इलाके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों चाहे बलूचिस्तान के हों, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। और अनफॉर्चुनेटली लोगों का ये सिर्फ ख्याल है कि ये सारा मामला उधर तक ही रहेगा और इस्लामाबाद, लाहौर, ये रावलपिंडी, कराची, ये लोग समझते हैं कि यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता। हमेशा पेरिफ्रीज से मामला शुरू होता है, फिर सेंटर एरप्ट होता है। सही। तो सर अनफॉर्चुनेटली तो ध्यान नहीं है। सही। सर अब अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, सानिया तो हो गया बलूचिस्तान में, लेकिन हमने देखा है कि मिसिंग पर्सनस हों या फिर बलोचियों के साथ जो ज्यादतियां हों, वो भी उनको हम झुटला नहीं सकते। इस सूबे को इग्नोर किया गया है। अगर यहाँ पे भी लम्स यूनिवर्सिटी होती है, यहाँ पे भी FC यूनिवर्सिटी होती, कॉलेज होता, अच्छे स्कूल्स होते, अगर वही जो फैसिलिटीज़ हमने सबको दी हुई हैं वही इनके पास भी होती, तो शायद आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। इस पर आप क्या बात करेंगे कि क्या आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि हम सब ने मिलकर इनको इग्नोर किया और हमने ये BLA जैसी जितनी भी ये तंजीमें बनी हैं इनको हम खुद ही बनाने वाले हैं? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा वसाइल जो है वो बलूचिस्तान में गए हैं और अनफॉर्चुनेटली जो सरदारों की और इस्टेब्लिशमेंट की और जो एक अशराफिया जिसको हम कहते हैं, उस क्लास ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। कॉमन बलोची जिस तरह से कॉमन पंजाबी इग्नोर्ड है, कॉमन खैबर पख्तूनख्वा का बंदा इग्नोर है, कॉमन सिंधी जो इग्नोर है, उसी तरह से कॉमन जो बलोची है वो भी इग्नोर है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आप ये देखिए कि जो वहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आईकाएस जैसे इदारे हैं, बड़े अच्छे इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव है ज़रूर। बलूचिस्तान तो सूबा ही नहीं था। इसको 30 मार्च 1970 को मौजूदा शक्ल में ये सूबा पहली बार डिक्लेयर किया गया, जो बहुत बड़ी एक अहमकाना हरकत थी। गवादर का कोई ताल्लुक ही नहीं था बलूचिस्तान से, वो तो हमने अमान से रियासत पाकिस्तान ने खरीदा था, उसको फेडरल टेरिटरी होना चाहिए था। सही। आपने इतने बड़े इलाके को जो हिस्टोरिकली 4 इलाकों में 4 रीजन्स में डिवाइड था, आपने उसको इकट्ठा कर दिया। अब सिर्फ कोयटा से आप इतना बड़ा इलाका कंट्रोल करना चाहते हैं, मुमकिन नहीं है। ना उसका सर है ना पैर है। एथनिक डिवीजन बड़ी वाजे है वहाँ पे। पख्तून इलाके बिल्कुल अलहदा है, बलोच इलाके बिल्कुल अलहदा है, और इसको आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली एक जो है ना इसको इकट्ठा करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने बहुत बड़ी एक गलती की है और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सही। सर अब ये खमियाजा हम कब तक भुगतते रहेंगे, या ये बस एक ऑपरेशन ही होते रहेंगे, उसमें दहशतगर्द मारे जाएंगे, उसमें निहत्थे लोग भी मारे जाएंगे, या इसका कुछ ऐसा भी सोल्यूशन निकलेगा कि ये सब खत्म हो जाए? देखिए ना, बात यह है कि सोल्यूशन तो निकलना ही चाहिए ना इसका,
और उसका सलूशन जो है वो तभी निकलेगा जब मौलाना फजलुर रहमान हो, इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो और एस्टैब्लिशमेंट में हो। ये 3-4 लोग जो हैं, 5 लोग मिल के बैठें और फैसला करें कि बलूचिस्तान में किस पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उससे हमने बात करनी है, इन मामलात को हमने कैसे नीचे लेके जाना है। लोकल गवर्नमेंट आप करा नहीं रहे, वसाइल सारे चीफ मिनिस्टर साहिबान तक आके स्टक हो जाते हैं, कोई वहाँ पे रिफॉर्म करने को जो है वो हम तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे हैं। और मेरी नज़र में बलूचिस्तान को दोबारा 1947 की डिवीजन पे वापस लेके जाना चाहिए। 4 रीजन्स उसके क्रिएट होने चाहिए। गवादर जो है वो फेडरल इलाका होना चाहिए और उसके बाद जो नीचे रिफॉर्म्स हैं लोकल गवर्नमेंट के वो आपको करने होंगे, बाकी सूबों में भी करने होंगे, बट बलूचिस्तान का क्योंकि सर आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है, अगर हमारी सियासतदान और सब इस पे अमल करें। ये एपीसी का भी इतना इशू चल रही है, उसमें एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो ये इतने अच्छे मशवरे पे कैसे अमल करेंगे? वो तो फिर देखिए ना, हमारा एक सर्वाइवल का इशू है इस वक्त, और इस वक्त बैठना ही चाहिए, और जो नहीं बैठेगा फिर उसका कसूर है। लेकिन फिलहाल तो जाहिर है हुकूमत संजीदा ही नहीं है, वो तो अजीबो गरीब बातें जो है वो कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त अब्बासी साहब को और मोहसन नकवी साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो कोयटा जाएं, ट्रेन के ऊपर जाएं यहाँ से पिंडी से, ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो और पता चले कि वहाँ पे हालात बेहतर हैं। इस वक्त तो सिर्फ वो फड़े मार रहे हैं और करने कराने को कुछ नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत एक प्रॉब्लम में है और अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ता जा रहा है। सही सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर नासिर भट्ट। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर नासिर भट्ट साहिब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर इतना बड़ा सानिया हो गया पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस का, हमने देखा कि कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा। ऐवान में जो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो तो ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, कभी तंजीम साजी पे बात कर दी जाती है, कभी किस चीज़ पे बात कर दी जाती है। इतना नॉन सीरियस क्यों लिया जा रहा है इस इतने बड़े सानिया को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यही हमारी बदकिस्मती है कि हमें जो अपोजिशन मिली है वो भी एक ऐसी अपोजिशन मिली जिसको एहसास ही नहीं है कि मुल्क के जो अब सूरत हाल है, वो तो खैर शुरू से नॉन सीरियस है। उनका एक ही एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है कि वो जो जेल में बैठा है हम उसको बाहर लाएं, और वो जो अंदर जेल में बैठा है वो भी इन सबको कहता है कुछ नहीं करना, बस पाकिस्तान में हर वक्त बदअमनी फैलाओ, तोड़ फोड़ करो, बिल्कुल कोई जमहूरी तरीका अख्तियार ना करो, बस ऐसा करो कि किसी तरह मुझे जेल से बाहर ले आओ। कभी उसका वज़ीर आला KPK का कहता है आ रहा हूँ अभी, साथ में अपने वो पूरी फोर्स लेके आता है कि भाई मैं जेल तोड़ूंगा, इमरान खान को जब तक लेके नहीं जाऊंगा। ये चीजें एक नॉन सीरियस चीज है जो लगे हुए हैं। अब देख लें ये जो हालात अभी 2-3 दिन से बलूचिस्तान में हुए, होना तो ये चाहिए था कि सब सियासी जमातें मिल के, हुकूमत ने तो देखे PM साहब उधर गए बलूचिस्तान में, पूरी काबीना गई वहाँ, आर्मी चीफ भी गए, और अब एक APC भी बुलाने का भी मेरा ख्याल PM साहब ने कहा बुलाएंगे जल्दी। लेकिन क्या हमारी सियासी जमातों का सबका ये हक नहीं है, अपोजिशन का भी हुकूमत का भी, कि जो कुछ हालात इस वक्त बलूचिस्तान में है या KPK में है या पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी की लहर है उसके लिए हम हो जाए सीरियस। हमें तो ये भी बड़ा है कि आज तक अभी तक मेरा नहीं ख्याल जो अपोजिशन लीडर है इमरान जो जेल में, उसने ये कंडेम किया हो या इतनी मुजम्मत की हो कि ये जो कुछ हुआ। सर आपने जो भी कहा मैं अगर उसको दुरुस्त तस्लीम भी कर लूं तो इस सारे वाक़े के पीछे इमरान खान का तो कोई हाथ नहीं। लाइक अभी जो ब्लेम गेम है आपकी तरफ से भी वो इमरान खान और PTI पे आ रही है। यहाँ पे तो हुकूमत की नाकामी है कि इतना बड़ा सानिया हो गया और हुकूमत जो है वो अभी भी ब्लेम गेम कर रही है कि जी इमरान खान ने ये किया, वज़ीर आला KP ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। बात तो अभी भी ये नहीं हो रही कि इतना सब कुछ हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स आया। देखिए ना, मैं यही बात करने लगा हूँ। बिल्कुल ये जो हालात हमारे खासकर KPK और बलूचिस्तान की सतह में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान से जिस तरह लोग आ जाते हैं, और ये सारे TLP वाले हैं, वो दूसरे क्या उसको कहते हैं TTP वाले हैं, ये दूसरे दाइश के लोग हैं। एक उनका जो वांटेड आदमी अमेरिका में जिसके हवाले किया गया, और अमेरिका ने ये कहा, उसके जो ट्रम्प है उसने अपने उस पूरे कहते हैं कि अवाम को बताया कि बड़ी उसकी बॉडी लैंग्वेज थी कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे कहते हैं कि अज़्म इस्तिक़लाल के साथ खड़ा है, और अमेरिका
जो जिस पॉलिसी पे अब पाकिस्तान भी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जितने भी दहशतगर्द जो कोई इन पे हमले हो रहे हैं उनके लिए वो शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ा है कि अपने मुल्क अपने अवाम को बचाना है, लेकिन ये भी रियलाइज करना अमेरिका का कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के मुकाबले में अपनी फोर्सेज जो उनके हमले रोक रही है, जो शहीद हो रहे हैं, उनको रियलाइज किया। हमारे 80,000 लोग जो है ना वो शहीद हुए इस दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए। तो हमारे अपने जो लोग हैं इंटरनल वाले जो मामलात हैं वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या सियासी जमातें जो भी हैं जो अपोजिशन में हैं, बेशक उनके कोई डिफरेंस होंगे, लेकिन इसमें तो उनको इकट्ठा होना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कौम को, पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है और वो हमारी फोर्सेज जो मुकाबला कर रही हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम उनके साथ खड़े रहें, अवाम उनके साथ है। और बड़ी तारीफ की जाती है कि देखिए हुकूमत ने देखा कि फोर्सेज ने जिस तरह मुकाबला किया, क्या अपोजिशन का काम, इमरान खान का काम ये नहीं था कि ये भी कंडेम करे और ये बताए कि पाकिस्तान में जो कुछ हालात हो रहे हैं इसके लिए जो फोर्सेज इतनी कुर्बानियां दे रही हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी कुर्बानियों को वो माने और बताए कि मैं भी अपनी फोर्स के साथ खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहिब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है शाहिद रिंद साहिब ने, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सर बलोचिस्तान में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ये इतना बड़ा सानिया हुआ तो हुआ कैसे? हमने कल देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISP साहब की और हमने CM साहब की भी देखी, लेकिन इसकी जो एक जिम्मेदारी है या कल को फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? Then first of all, thank you for having me in your show. दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो कोई अचानक से इमर्ज नहीं हुई है। आपने जो सवाल ही शायद सवाल से मुझे ऐसा तासुर मिला कि जैसे ही अचानक से सूरत हाल इमर्ज हुई है और उसमें कोई नाकामी किसी तरीके से हुई है। देखें, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी गुज़िश्ता 2 दहाइयों का है और गुज़िश्ता हुकूमतों में जब ये चीज़ें की गई कि दहशतगर्द के लिए एक अपीज़मेंट की पॉलिसी गुज़िश्ता हुकूमतों ने ली, जिसके नतीजे में दहशतगर्द तंजीमों ने खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अपने आप को रीग्रुप किया और रीग्रुप करने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई। फिर साथ-साथ ये भी आपको ज़हन में रखना होगा कि बलूचिस्तान का टच करता है अफगानिस्तान को और ईरान को, और हमारे पास सर्कमस्टांशियल सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद हैं कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर जो दहशतगर्दी हो रही है उसके लिए पड़ोसी ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मोफा के लेवल से उन दोनों मुतल्लिका ममालिक तक पहुंचाए गए। तो ये एक ऐसा कोई चैलेंज नहीं या कोई ऐसा वाकया नहीं जो अचानक से उस पर हमें अपनी फेल्यूर्स को चेक करना चाहिए। हमें कंस्टेंट जिसे कहते हैं दहशतगर्दी का सामना है, उस पर उससे लड़ने के लिए एफर्ट्स जो है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, नेवीज, पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्वेटा बलूचिस्तान, ये सारे अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। और जैसा कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने कहा था कि एक जगह पे कोई एक वाकया होता है वो आपको नजर आता है, लेकिन ऐसे गर्दी के 9 वाकयात जो फोर्सेस ने नाकाम बनाए होते हैं वो चूंकि उस तरीके से नजर नहीं आते या हम उस तरीके से उनका प्रचार नहीं करते, जिसके नतीजे में इस किस्म किसी वाकये पे फिर इस तरह की सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि अचानक से नहीं हुआ, ये पहले से सब हो रहा था। अगर ये सब पहले से हो रहा था तो फिर ये किसकी नाअहली है कि ये कंट्रोल नहीं हुआ और ये एक इतना बड़ा सानिया हो गया? यानी कि अगर हमें आइडिया हो कि ये चीज़ होने वाली है तो हम पहले से उसके इकदाम जो है या हम सेफ्टी मेजर्स ले लेते हैं, लेकिन ना ये सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए कि इतने लोगों की जानें गई, इतने हमारे लोग जो हैं वो शहीद हुए? सुजैन, देखें, मैंने पहले आपसे यही बात कही कि एक दहशतगर्दी की जंग का सामना है सूबे को, रियासत को, आर्म फोर्सेस को, और ये कोई एक आध कोई ऐसा छोटा मोटा कोई किसी इलाके में कोई डाकुओं का ग्रुप नहीं है कि आप उसे कहें कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और मामले को खत्म करें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा है और उसमें मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो गुज़िश्ता कोई 2 दहाइयों से काम कर रही है। मसला ये है कि यहाँ पे माजी की सियासी हुकूमतों ने बलूचिस्तान में बिलखुसूस गुज़िश्ता 2 दहाइयों में किसी भी सूबाई हुकूमत ने काउंटर टेरर काम ही नहीं किया। फिर दूसरा, काबुल में जब
रिजीम चेंज हुई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट के बाद या इस गवर्नमेंट के बाद जब टीटीए ने दोबारा से इख्तिदार और इख्तियार संभाला काबुल में, तो पाकिस्तान को एक उम्मीद थी कि वो जो माजी के वाकयात थे जिनमें अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहती, वो अब नहीं होगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और यूएस असला अफगानिस्तान में मौजूद है। अब वो ओपन मार्केट में दहशतगर्द तंजीमों को मिल रहा है। सही सर, एक और बात की जाती है कि जी नाराज बलोची, तो अगर ये कोई ऐसे नाराज बलोची हैं बलोचिस्तान में, तो इनको राजी किस तरह किया जाएगा ताकि इस चीज का जड़ से खात्मा किया जाए? सुजैन, आपने एक जुमला मेरे सामने रखा है, ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपकी नजर में बलोची यहाँ कोई नहीं, बलोची जुबान है, बलोच कौम है, और ये नाराज बलोच का जो कॉन्सेप्ट है ये मीडिया का बनाया हुआ है। ये चंद उन सियासतदानों का बनाया हुआ है जिनकी सियासी बान जो है वो इसी बात पर चलती है कि वो इस नाराज की नैरेटिव को लेकर आगे चलें और उसी की बुनियाद पे वो कुछ पॉलिटिकली गेन कर सके। सही, तो सर अब ये जो इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इसके ऊपर ऑपरेशन भी हुआ, बिल्कुल उस ऑपरेशन जो था वो हो गया, क्या मजीद कोई इकदाम किए जाएंगे कि दोबारा फ्यूचर में खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल ना हो, या ये एक ही ऑपरेशन था? सुजैन, मेरा ख्याल है आप चीजों को अगर पूरे बड़े पैराए में देखें तो बलूचिस्तान में इस वाकये से कबल भी कई वाकयात हुए हैं बिल्कुल। और इस दहशतगर्दी की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के बाद मौजूदा सूबाई हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने सूबे की सतह पे प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाया है। बिल्कुल। जिस सूबे में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी हो रही हो, उस सूबे में प्रोविंशियल एक्शन प्लान ना हो, काउंटर टेररिज्म की कोई पॉलिसी ना हो, वहां पर चंद महीनों कबल बनाई गई एक पॉलिसी से अगर हम ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों की दहशतगर्दी रुक जाएगी, तो वो मुमकिन नहीं है। पर जो काम करने की जरूरत है वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर ज्वाइंट एफर्ट्स के साथ करेंगी और जहां जहां दहशतगर्द या उनके सहूलियतकार मौजूद होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, ये जो बीएलए है ये इतनी पावरफुल किस तरह हुई? इनको कहाँ से फंडिंग आई? ये कहाँ से इतने रिसोर्सेज इनके पास आ गए कि इस तरह के एक्शन सब करने लग गए हैं? सुजैन, 3 सवाल पहले भी मैंने आपको यही बात कही थी कि अफगानिस्तान में यूएस विड्रॉल के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी इस वक्त ओपन मार्केट में दहशतगर्द तंजीमों को अवेलेबल है। और रह गई बात फाइनेंसेस की, तो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद क्या मजीद एविडेंस दरकार है कि हिंदुस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस? दुरुस्त फरमाया। और सर, ये जो मिसिंग अफराद का इशू है जिसको बड़ा एक हाईलाइट भी किया जाता है कि जी मिसिंग पर्सनस, इस पे आप क्या बात करना चाहेंगे? क्योंकि जब सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने थोड़ा डिफेंड किया इसको, उन्होंने कहा कि ये यूएसए में भी होता है, यूके में भी होता है, आपको लगता है कि ये एक सीरियस इशू है और इसके ऊपर इकदाम होने चाहिए या इसको नॉर्मली लेना चाहिए कि जी ये तो हर जगह होता है? देखें सुजैन, जो क्लैरिफिकेशन इस सारी सिचुएशन पे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने दी है, ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है इस वक्त, और सीएम बलूचिस्तान की पिछला 10-15 सालों से जब से वो पॉलिटिक्स में है, इस सिचुएशन पे ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है और इस पोजीशन पे मौजूदा सूबाई हुकूमत भी स्टैंड करती है। सही सर, अब हमने देखा कि जो भी ऑपोजिशन में आता है वो तो बलूचिस्तान के लिए बहुत आवाज़ उठाता है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो किसी को कोई इतना ख्याल नहीं रहता। इस चीज़ के साथ आप किस तरह से निपटेंगे कि हमेशा ऑपोजिशन में तो सब आवाज़ उठाते हैं, चाहे फिर वो PMLN हो, चाहे PTI हो, चाहे PPP हो, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो फिर इन चीज़ों को बड़ा रैंडमली लिया जाता है। ये मसला कब हल होगा? सुजैन, देखें, बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाना और चंद अनासिर के लिए आवाज उठाने में फर्क है। बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाना, चाहे मौजूदा वजीर आला हुकूमत में हो या अपोजिशन में रहें, उनकी स्टेटेड पोजीशन रही है बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल पर, और उन्होंने कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि आज जो जमातें अपोजिशन में है, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनसे कोई पूछे कि 3.5 साल उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्हें बलूचिस्तान में क्या उस वक्त क्या दिलचस्पी थी, कितना उन्होंने बलूचिस्तान की इंप्रूवमेंट के लिए काम किया। हम
समझते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो फैसले हुए जिसमें दहशतगर्दों के लिए अपीज़मेंट की पॉलिसी ली गई, उसके नतीजे में आज दहशतगर्दी बढ़ी है। बिल्कुल। तो सर अब हमने देखा कि जिस तरह से पीटीआई वाले, ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, इन लोगों ने कल जो परसों एक अपनी डिस्कशन की, उसमें ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे थे, ये कोई उसका नतीजा नहीं निकाल रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए या ऑपोजिशन को भी ऐसी क्या सोच रखनी चाहिए कि ये ब्लेम गेम से निकल के जो इस वक्त एक सूरत हाल है उसके ऊपर एक फ्रूटफुल डिस्कशन करें और उसका कोई ये जो है आउटपुट सामने लेके आए, बजाय इसके कि एक दूसरे को इल्जामात देते रहें? सुल्तान बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल को डिस्कस करने के लिए जो सबसे हाईएस्ट फोरम है वो बलूचिस्तान सूबाई असेंबली है, और इस्लामाबाद में जो सबसे हाईएस्ट फोरम है वो सेनेट और नेशनल असेंबलीज हैं। बलूचिस्तान के इशू को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत की और सूबाई असेंबली की है, और इसी के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने लॉ एंड ऑर्डर अरकान पोजीशन दोनों को, जिसे कहते हैं इन कैमरा ब्रीफिंग, उसके अलावा सेहत और तालीम की सूरत-ए-हाल पर एक ब्रीफिंग दी ताकि यही अरकान अपनी तजावीज़ लेकर आएँ और मसले को हल कर सकें। बहुत शुक्रिया शाहिद रिन साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मौशियात आबिद सुलेह। वेलकम बैक नाज़रीन। मुश्किलात में जकड़ी मईशत को बिला आखिर IMF की जानिब से एक ठंडी हवा का झोंका नसीब हो गया है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। IMF की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत मस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई है। IMF की जानिब से कहा गया है कि तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मईशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई, जबकि पाकिस्तान के साथ सेहत आमा, तालीम के फ़रोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इन मुज़ाकरात के बाद तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान को जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी। ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हुए हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशी अमूर आबिद सुलेहरी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, IMF की तरफ जो हमारी बड़ी निगाहें होती हैं, गवर्नमेंट्स हमेशा से हमने देखा है कि IMF से एक उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। अभी एक कहा जा रहा है कि जी $2 अरब जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। अभी कोई एलामिया में ऐसी बात नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक बात ठीक है कि जो $2 अरब डॉलर की बात की जा रही है, क्या यही मिलने वाले हैं? क्योंकि एलामिया में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। देखिए, IMF का जो प्रोसेस होता है, इस वक्त जो मिशन आया हुआ था वो स्टाफ लेवल मिशन था, और उस स्टाफ लेवल मिशन का गो के अभी ऑफिशियल एलामिया जारी नहीं हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मंडे तक या जो है वो IMF का एक एलामिया आ जाए, लेकिन इतलात यही है कि जो रिव्यू हुआ वो खासा पॉजिटिव था, और IMF ने $1 बिलियन की ट्रांच जो है उसको रिकमेंड करने की जो है अप्रूवल वो दी है। और दूसरा, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी क्लाइमेट चेंज के लिए $1 से $1.2 बिलियन, उसका भी इन प्रिंसिपल स्टाफ लेवल पे जो है वो एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अब जो असल मंजूरी होती है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने देनी होती है, जिसकी मीटिंग गालिबन अप्रैल में होगी, और अगर वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो इन फैसलों को तौसीक कर देता है और इसकी मंजूरी दे देता है, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को ये ट्रांचेस जो हैं ये मिल रही होंगी। लेकिन जो पहली जो इसका स्टेप है स्टाफ लेवल पे, वो उसकी मंजूरी तकरीबन हो चुकी है। तो सर, इस एग्रीमेंट के बाद हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितनी अच्छी खबर है इसमें? कि पाकिस्तान के लिए IMF के साए में रहना पाकिस्तान की करेंसी को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात, हमने देखा कि पिछले 1.5 साल से रुपया जो है वो एक रेंज बाउंड है, 278-280 रुपये पर डॉलर, जो कि पिछला जो हमारा स्टाफ लेवल फाइनेंस फैसिलिटी थी उसके बाद से वो स्ट्रेंथन हुआ। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसकी वजह से जो क्रेडिट रेटिंग है पाकिस्तान की, क्रेडिट वर्दीनेस, वो इम्प्रूव होती है। और ये दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए, पाकिस्तान का क्रेडिट वर्दीनेस रहना, इसकी क्रेडिट रेटिंग का बेहतर होना और इसकी करेंसी का स्टेबल रहना। तो उस हवाले से देखा जाए तो IMF के इस
रिव्यू मिशन का एक सक्सेसफुली कंक्लूड होना पाकिस्तान की मैक्रो इकॉनमी के लिए एक बेहतर खबर है। सर, आपने मैक्रो इकोनॉमी की बात की। अब अगर हम ये कहें कि जो आईएमएफ है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बातचीत की होगी कि जी ये राइट साइजिंग होनी चाहिए, यहाँ डाउन साइजिंग होनी चाहिए। उसमें आईएमएफ ने ये भी कहा है कि सरकारी ख़जाने पर जो बोझ है वो कम किया जाए। सर, बोझ तो हम आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं, हम नए नए वज़रा रख रहे हैं, हम जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, हम 60-60 सफ़हात के इश्तिहारात जो हैं वो शाया करा रहे हैं। ये बोझ तो सिर्फ फिर आवाम के ऊपर ही है, गवर्नमेंट के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखिए, आईएमएफ के साथ अभी जो बातचीत हुई है उसमें दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। पहला ये है कि रेवेन्यू टारगेट जो है वो मीट नहीं हो सका और उसकी वजह से इकॉनमी का साइज जो है उसको रिकैलकुलेट किया गया। हुकूमत ने अपना केस प्रेजेंट किया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो उस तरीके से अगर नहीं होगी तो जीडीपी का साइज जो है वो भी श्रिंक हो जाएगा, और अगर जीडीपी का साइज श्रिंक करता है तो वो जो टैक्स टू जीडीपी रेशो थी वो कम टैक्स करके कलेक्ट करके भी हासिल की जा सकती है। तो पहले जो जीडीपी का साइज था वो 123 ट्रिलियन रुपए रखा गया था, अब वो 116 ट्रिलियन रुपए पे आ गया है, जिसकी वजह से कि कम टैक्स कलेक्ट करके भी 10.5% की जीडीपी रेशो जो है उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर टैक्स, उसका रोल आउट उसको देखा जाएगा अगले बजट में। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिटेलर्स पे टैक्स है और प्राइवेटाइजेशन है। तो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ की जो बहुत सी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अगले बजट में एड्रेस करने की यकीनदहानी कराई गई है, और जो अगला बजट होगा अगले माली साल का जिसके लिए तैयारी शुरू है उसमें इस रिव्यू मिशन के बहुत सी जो रिकमेंडेशन है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो फिलहाल तो कोई मिनी बजट आता हुआ मैं नहीं देख रहा जून तक, लेकिन जून के बजट में आईएमएफ की बहुत सी जो रिकमेंडेशन होंगी वो रिफ्लेक्ट होती हुई हमें नजर आएंगी। सर, ये जो ताजर दोस्त स्कीम है इसके ऊपर भी आईएमएफ को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो इसको भी ख़त्म कराना चाहते हैं, इसका क्या रीज़न है? नहीं, ताजर दोस्त स्कीम पे जो टोटल टारगेट रखा गया था वो 50 अरब रुपए का रखा गया था। हुकूमत ने अपने नंबर से ये बावर करवाया कि ताजर दोस्त स्कीम का बगैर भी जो इनफॉर्मल सेक्टर था उससे टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है और वो उससे कहीं ज्यादा है, और चूंकि उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो गया तो तहफ़्फ़ुज़ात शायद उस तरीके से नहीं थे तहफ़्फ़ुज़ात के, बल्कि ये उल्टा ये था कि 50 अरब की जगह हुकूमत ने तकरीबन 200 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स जो है वो रिटेलर से इकट्ठा करने में कामयाब हो गई है। तो वो जो ताजर दोस्त स्कीम का लॉजिक थी कि उसको रखने की वो खत्म होगी, तो उसकी जगह कोई नई स्कीम अगले टैक्स बजट में शायद कोई इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हो। तो फिलहाल ताजर दोस्त स्कीम की जरूरत उस तरह से नहीं। लेकिन सर, मेरा सवाल फिर वही है कि हमें मतलब अपना टैक्स देना चाहिए कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए टैक्स देना चाहिए। ये टैक्स तो हमेशा गरीब आवामी देती है, और फिर इसी टैक्स के ऊपर अगर हमारे नेशनल असम्बली का या हमारे पार्लियामान का एक एक दिन का खर्चा 6-6 करोड़ रुपए होगा, या हम लोग इतने इश्तिहारात लगाएंगे तो ये आवाम तो फिर पिस जाएगी ना। आप लोग मतलब हुकूमत जो है वो आईएमएफ से कर्जा लेती रहेगी, वो खुश होती रहेगी, जबकि कर्जा लेने पर कोई खुशी की बात नहीं होती, और आवाम बेचारी पिसती रहेगी। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनके ऊपर भी टैक्स है। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? उसमें एक चीज जो कि आईएमएफ नेगोशिएशन में हुई है वो हुकूमत से उस एक्सपेंसेस कम करने की बात भी की गई है, और उन एक्सपेंसेस में कहा गया है कि डेवलपमेंटल सेक्टर के एक्सपेंसेस कम ना करें, दूसरे एक्सपेंसेस जो है उनको कम किया जाए, और हुकूमत ने इससे एग्री किया है। तो वो जो हम टैक्स रेवेन्यू टारगेट को कम करने की बात कर रहे हैं, तो उस रेवेन्यू टारगेट के साथ कि आप इतना ज्यादा अगर रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते, तकरीबन 600 अरब रुपए की उसमें वेवर हुकूमत को मिल रहा है टैक्सेस जो इकट्ठे करने थे टोटल। तो उसमें फिर दूसरी बात ये की गई है कि एक्सपेंडिचर्स को कम करें, और अब हुकूमत को ये दिखाना होगा कि कहाँ से अपने एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम कर रही है। और मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि गो के बड़ी काबीना या जो इश्तहारात का जो खर्चा है, जब हम टोटल खरबों रुपए की इकॉनमी की बात करते हैं तो बहुत पीनट लगता है, लेकिन सिंबॉलिकली इस तरह के गेस्चर देना जरूरी है जिसमें हम बता सके कि वाकईतन हुकूमत जो है वो अपने अखराजात कम करने में संजीदा है। सर, अगर एफबीआर की बात की जाए तो क्या एफबीआर अपना काम सही से नहीं कर पा रही, या पाकिस्तानी अवाम जो है वो ज्यादा चालाक है कि वो टैक्स नहीं देती और सारा टैक्स जो है वो सैलरीड पर्सन को देना पड़ता है? दुनिया में कहीं भी टैक्स जो है वो खुशी से नहीं दिया जाता है, हर जगह पे जो है वो लूप होल्स ढूंढने की कोशिश की जाती है। सिर्फ जो इशू है वो ये है कि
जो महज़ब मुआशरे हैं उनमें अगर टैक्स चोरी पकड़ी जाए तो उसकी एक तो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए सज़ा है और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत सख्त है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक तो अक्रॉस द बोर्ड सब पे लॉज एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा अगर हम इन्फोर्समेंट का देखें तो वाक़तन इन्फोर्समेंट का इशू आता है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में बैठे अगर मैं देखूं तो जो पॉइंट ऑफ सेल रिसीट होती है रेस्टोरेंट्स में, अगर आप खाना खाते हैं वहाँ पे आपको एक FBR की रिसीट मिलनी चाहिए बड़े रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो 5% उस पर GST है, अगर आप वैसे पे करें तो 17% है। आप देखेंगे कि अक्सर जो पॉश रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको FBR की रसीद नहीं देते। 5 स्टार होटल्स जो हैं वो भी आपको FBR की रिसीट नहीं देते। तो अगर आप वफाकी दारुल हुकूमत में जो कि FBR से 1 किलोमीटर दूर जो 2 बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट है वहाँ से आप FBR की रिसीट नहीं ले पाते खाना खाने के बाद, तो बाकी जगह पर इन्फोर्समेंट जो है मुल्क के दूसरे हिस्सों में वो तो उस तरह से वीक होगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक तो ये लॉज सब पे क्रॉस द बोर्ड एप्लीकेबल नहीं होते और दूसरा FBR में वाक़तन इन्फोर्समेंट की जो है करवाने की सलाहियतों में कमी है और इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना होगा हमें। बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।